आर्यन। मैं आर्यन। आर्यन। जी आर्यन, सर। मैं 1 मिनट के जी लिए सर। आपको रोकना चाहता हूँ। अभी अभी मेरी मुख्य जी वक्ता सर। जी से बात हुई है। वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुश्किल से 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो जी सर। मुझे लगता है हमें 1 मिनट वेट करना चाहिए, अगर प्रिंसिपल सर और चौधरी ठीक है सर सर। और सभी सीनियर्स की परमिशन हो। हाँ बिल्कुल। निश्चित मयंक जी, हम लोगों को वेट कर लेना चाहिए 2 मिनट। जी सर, थैंक यू सर। हेलो। जी योगेंद्र जी। जी 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 सर, जी जी। सर। जी जय हिंद। हाँ, आ, जय हिंद आ, जी धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। सर योगेंद्र जी सर। हम लोगों से जुड़ चुके हैं। योगेंद्र जी वेलकम। बहुत सर बहुत जय हिंद सर, जय हिंद सर, थैंक जय यू। हिंद जय हिंद। मैं आर के गुप्ता, प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। सर 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 सर। आपका बहुत बहुत स्वागत कॉलेज में। अरे थैंक यू साहब, थैंक यू। और जी जी। मैं तमाम तमाम टीचर्स का और स्टूडेंट का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और कि मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ पाया। सौभाग्य हमारा है। और अब मैं मयंक जी से कहूंगा कि वो प्रोग्राम शुरू करें। जी योगेंद्र जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा अगर आप अपना धन्यवाद। कैमरा ऑन कर लें तो। सर कैमरा ऑन है मेरा? आ, जी नहीं, अभी दिख नहीं रहा मेरे एंड पे। आ, आप एक बार फिर से देखिए ट्राई सर। कर लें। जी नहीं योगेंद्र जी, अभी कैमरा शायद आपके एंड पे ऑन नहीं हो पाया है। हाँ अभी हुआ, सर अभी सर हुआ हो गया। जी, हो गया हाँ हो गया हो हाँ। गया जी। सर सर। धन्यवाद। आर्यन, हम कार्यक्रम को जैसा हमने डिसाइड किया था वैसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। आर्यन और रूपाली, ओवर टू यू। जी सर। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी महके ए वफा आएगी। जय हिंद सभी को। मैं आर्यन। मैं रूपाली। सर्वप्रथम हम आदरणीय प्राचार्य महोदय, यहाँ एकत्रित हुए सभी अतिथिगण, शिक्षकगण को सादर नमस्कार और उनका अभिनंदन करते हैं। इस वेबिनार में मौजूद पीजीडीएवी कॉलेज सांध के विविध समिति, जिनमें कल्चरल एंड एथिक्स सेल, रोटरैक्ट क्लब, एनसीसी, एनएसएस, सेवी और संकल्प के सभी सदस्यों एवं उनके संयोजकों की उपस्थिति की भी प्रशंसा करते हैं। आगे बढ़ते हुए हम परमवीर चक्र सूबेदार मेजर ऑनरेरी लेफ्टिनेंट योगेंद्र सिंह यादव जी का तहे दिल से इस वेबिनार में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। महोदय, ये सभा आपकी उपस्थिति से अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रही है। आपके अदम्य साहस और पराक्रम की गाथा से हर एक हिंदुस्तानी खुद को गौरवशाली और भाग्यशाली समझता है, क्योंकि हम उस देश के वासी हैं जहां आप जैसे वीर सपूतों ने जन्म लिया है और इसका नाम रोशन किया है। हम सभी श्री योगेंद्र यादव जी के साथ आज 22वीं करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पीजीडीएवी कॉलेज सांध परिवार के द्वारा संचालित वेबिनार में एकत्रित हुए हैं। करगिल विजय दिवस 26 जुलाई 1999 के दिन भारतीय सेना ने करगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर भारत भूमि को घुसपैठियों के चंगुल से मुक्त कराया था। इसी याद में 26 जुलाई अब हर वर्ष करगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हे मनुष्य, या तो तू युद्ध में बलिदान देकर स्वर्ग प्राप्त करेगा अथवा विजय श्री प्राप्त कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। गीता के इसी श्लोक को प्रेरणा स्रोत मानकर भारत के शूरवीरों ने करगिल युद्ध के दौरान दुश्मनों को पांव पीछे खींचने के लिए मजबूर कर दिया था। करगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 के मई महीने में कश्मीर के करगिल जिले से प्रारंभ हुआ था। इस युद्ध का कारण था बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों व पाक समर्थित आतंकवादियों का लाइन ऑफ कंट्रोल यानी भारत पाकिस्तान की वास्तविक नियंत्रण रेखा के भीतर प्रवेश कर कई महत्वपूर्ण पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लेह लद्दाख को भारत से जोड़े रखने वाली सड़क पर नियंत्रण हासिल कर
सियाचिन ग्लेशियर में भारत की स्थिति को कमजोर करना था और साथ ही साथ भारत की राष्ट्रीय अस्मिता को चोट पहुंचाना था। लगभग 2 महीने से भी ज्यादा चले इस युद्ध में भारतीय थल सेना व भारत की अपराजय शक्ति वायुसेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार न करने के आदेश के बावजूद भी अपनी मातृभूमि में घुसे आक्रमणकारियों को मार भगाया था। स्वतंत्रता का अपना ही मूल्य होता है जो वीरों के रक्त से चुकाया जाता है। और इसी युद्ध के एक पराक्रमी योद्धा परमवीर चक्र से सम्मानित श्री योगेंद्र यादव जी आज हमारे साथ मौजूद हैं और उनका वक्तव्य सुनने का सौभाग्य आज हमें प्राप्त होगा। वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए कुछ बातों से हम आप सभी को अवगत करा दें। कार्यक्रम की गरिमा को बनाए रखने के लिए हम आप सभी से विनम्र निवेदन करते हैं कि आप सभी अपने माइक को म्यूट अवस्था में रखें, जिससे हम आमंत्रित वक्ता के विचारों को बिना किसी बाधा के ध्यानपूर्वक सुन पाएंगे। वक्तव्य के पूर्ण होने के पश्चात आप सभी अपने प्रश्नों को चैट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि हम आमंत्रित वक्ता के समक्ष आपके प्रश्नों को रख सके और वह उन प्रश्नों के उत्तर दे पाए। धन्यवाद। आगे की प्रक्रिया के लिए हम उदिता मैम से निवेदन करते हैं कि वो आए और मंच का संचालन करें। उदिता मैम। धन्यवाद आर्यन और रूपाली। सभा में उपस्थित सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। जैसा अभी आर्यन और रूपाली ने बताया कि आज हम करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में एकत्र हुए हैं और ये कार्यक्रम उस उपलक्ष्य में किया जा रहा है और ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान और सौभाग्य का विषय है कि इस कार्यक्रम में करगिल युद्ध में अग्रिम पंक्ति में रहकर दुश्मन का, शत्रु का सामना करने का और शत्रु को खदेड़ने के में जो शूरवीर शामिल थे, उन शूरवीरों में या कहें नायकों में से एक महानायक परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर एंड ऑनररी लेफ्टिनेंट योगेंद्र सिंह यादव जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। योगेंद्र जी, मैं पूरे पीजीडीएवी सांधे परिवार की ओर से सबसे पहले तो आपको अपने व्यस्त समय में से यहाँ पर हमें समय देने के लिए धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ और आपका इस सभा में बहुत ही हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और पूरे पीजीडीएवी सांधे की तरफ से और मैं कहूँ पूरे राष्ट्र की तरफ से आपको एक निमित्त मानते हुए मैं पूरे सैन्य बल को सादर नमन करती हूँ और आपको सादर नमन करती हूँ। हमारे साथ हमारे कॉलेज के मुखिया और प्राचार्य प्रोफेसर आर के गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं और हमारे लिए हमेशा ही प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। सर, आपका भी सभा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि ये कार्यक्रम 6 समितियों के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है, इन सभी समितियों के संयोजक इसमें जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत और अभिनंदन है और साथ ही हमारे जितने भी टीचिंग नॉन टीचिंग फैकल्टी के मेंबर्स जुड़े हुए हैं और स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, सभी का इस सभा में स्वागत है। अभी हम लोगों को हमने एक डॉक्यूमेंट्री देखी जिसमें हमने करगिल के बारे में काफ़ी अच्छे से देखा। अभी रूपाली ने बहुत अच्छे से करगिल के वॉर के क्या हुई थी उस विषय में बताया और भी हमने विचार सुने। इसी कड़ी में एक जो हमारे शूरवीरों की शौर्य गाथा है, उसको एक संक्षिप्त रूप में एक छोटी सी उसकी झलक देखने के लिए हम एक और डॉक्यूमेंट्री के जरिए अपने स्टूडेंट्स को उसकी एक शौर्य गाथा की एक झलक दिखाना चाहेंगे। मैं डॉक्टर मयंक जी से आग्रह करूंगी कि वह इस को प्रसारित करें। ऐ सरजमीन हिंदुस्तान, तेरे उन जानिसारों जांबाजों शहीदों और
ऐ सरजमीन हिंदुस्तान, तेरे उन जानिसारों, जांबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है, जिन्होंने अपनी बहादुरी की कलम से फतह की एक और बेमिसाल तारीख लिख दी। गवाह है आज भी कारगिल की वो बुलंद चोटियां, जिनको तुमने अपने लहू से सींच कर तिरंगे की आन बान और शान को रोशन कर दिया। सन 1999 पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने बगैर किसी आभास के अपने सैनिकों को एलओसी पार कर भारत की सीमा के अंदर भेज दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल का प्लान सीधा और साफ था। सर्दियों की चरम पर प्रशिक्षित कमांडोज को जिहादी जामा उड़ाकर भारत की सरहद के पार भेजना, वहां पोस्ट और बंकर पर कब्जा करके कश्मीर और लद्दाख को जोड़ती कड़ी को तोड़ना। द्रास सेक्टर की मुश्को घाटी, मारपुला रिज लाइन, कारगिल के आसपास काकसर, बटालिक सेक्टर, चोरबाटला सेक्टर और सियाचिन के दक्षिण में तुर्तुक पर पाकिस्तानी फौज ने धोखे से अपना कब्जा जमा लिया था। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की अगुवाई में निकली पेट्रोलिंग पार्टी बड़े रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। कुछ दिनों के बाद उनका क्षत विक्षत शव पाकिस्तानी सेना ने हमें सौंपा। जिस निर्दयता से उन्हें मारा गया था, प्रशिक्षित पाकिस्तानी फौजियों की ही कुचेष्टा थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पड़ोसी देशों के साथ सद्भावना में विश्वास रखते थे, पर पाकिस्तान के इस छुपकर हमला करने की साजिश से वो अत्यंत क्षुब्ध हो उठे। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। उन्होंने देश की तीनों सेनाओं को बगैर एक पल गवाए दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से देने का आदेश सुनाया। तो भारतीय सेना ने तुरंत एक्शन लेते हुए युद्ध का ऐलान कर दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीपी मलिक के नेतृत्व में लड़ी गई कारगिल की जंग अपने आप में सैनिक रणनीति और साहस का एक उदाहरण है। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। थल सेना दुश्मन को खदेड़ रही थी, अब आसमान से आग बरसाने की पारी थी। वर्तमान वायुसेना प्रमुख विंग कमांडर बीएस धनोआ कारगिल युद्ध के दौरान फाइटर स्क्वाड्रन के कमांडिंग अफसर थे। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, के नचिकेता और स्क्वाड्रन लीडर रघुनाथ नाम्बियार जैसे दिलेर फाइटर पायलट भी कारगिल के हवाई हमलों में नायक के तौर पर उभरे। नाम दिया गया ऑपरेशन सफेद सागर। इसी दौरान भारतीय नौसेना भी सक्रिय हो उठी। वाइस एडमिरल माधवेंद्र सिंह की अगुवाई में पूर्वी और पश्चिमी बेड़े एकत्रित हुए और तुरंत उत्तरी अरब सागर से कराची बंदरगाह की घेराबंदी कर दी गई। भारतीय नौसेना के इस मिशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। इतिहास बदलने जा रहा था। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और रुख मोड़ दिए तूफानों के, चट्टानों को धूल बनाया है। दुश्मन हमको ना भूलेगा, उसे ऐसा सबक सिखाया है।
CEO Kamal Joshi on the radio set. After the another bunker was captured. My company's success की नलवाज ये दिल मांगे मोर. चाहे आंधी चले तूफान उठे बढ़ता ही रहे तू रुके नहीं जब तक है फलक जब तक है ज़मीं मेरा दिल ये कहे कभी झुके नहीं बस यूं ही लहराए तिरंगा बस यूं ही लहराए तिरंगा वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। अगर मुझे अपने खून को साबित करने से पहले मौत आ गई तो कसम से मैं मौत को ही मौत की नींद सुला दूंगा। कारगिल का ये युद्ध भले ही उच्च अधिकारियों की विस्तृत प्लानिंग और रणनीति के अनुसार लड़ा गया हो, लेकिन इसे जीतने वाले औसत 20 से 25 साल की उम्र के वो नौजवान सैनिक ही थे जो शेरों की तरह दुश्मन पे टूट पड़े। ये वो बेटे थे जिन्हें अपनी माँ के आत्मसम्मान की चिंता अपनी जान से कहीं ज्यादा थी। पूरे विश्व पटल पर भारतीय विजय का डंका बजने लगा। आज हमारा भारत विश्व में एक नई शक्ति बन के उभर रहा है। कारगिल की ये विजय उस नए भारत की नींव का पत्थर है, क्योंकि इस युद्ध में बही खून की हर एक बूंद ने हमारे आज को सींचा है। वही खून प्रेरणा देता है, बढ़ो आगे, मत रुको, पूरी शक्ति सहित निर्भयता से हर असंभव पहाड़ इसी तरह जीत लो। सीने में जो भारत भूमि के प्रति प्रेम है वो पूर्ण प्रज्वलित हो। जब संपूर्ण विश्व के शीर्ष शिखर पर भारत का ध्वज फहराएगा, तब मेरे देशवासियों हर दिन विजय दिवस कहलाएगा। मां भारती के लिए बलिदान देने वालों की याद में निर्मित राष्ट्रीय समर स्मारक उन्हें समर्पित है। देश के लिए जीवन लगा देने वाले, जिंदगी खपा देने वाले, जिए भी तो देश के लिए, मरे तो भी देश के लिए, जिए तो भी तिरंगे के लिए, मरे तो भी तिरंगा ओढ़ करके, ऐसे हर किसी को मैं आज नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आपसे आह्वान करता हूं। आइए मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। उदिता जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। इस वीडियो को, डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद सभी यही बोलना चाहेंगे, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। योगेंद्र जी की उपस्थिति में इस डॉक्यूमेंट्री को देखते हुए मैं यही सोच रही थी कि हम तो इस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर पाते जिसके थ्रू ये लोग, हमारे जो सैन्य बल है, ये गुजरते हैं। इन विषम परिस्थितियों में हर वक्त अपने प्राणों को हथेली में लिए देश की रक्षा में लगे रहते हैं। हम लोग और पलक झपकाए बिना अपने प्राणों को न्यौछावर भी कर देते हैं। मैं पूरे पीजीडीएवी सांधे परिवार की ओर से अपने श्रद्धा सुमन इनके प्रति व्यक्त करना चाहूँगी, अर्पित करना चाहूँगी। हमारा पूरा पीजीडीएवी सांधे परिवार इनके प्रति नतमस्तक है और इनको नमन करता है, सलाम करता है। और
मुझे तो लगता है हमारा पूरा राष्ट्र, पूरे हम लोग जो हैं इनके प्रति कृतज्ञ हैं और ये ऐसा ऋण है जो हम चाहकर भी कभी चुका नहीं सकते। हम लोग हमेशा ही सैन्य बलों के ऋणी रहेंगे। अब यहाँ पर मैं अपने प्राचार्य महोदय से अनुरोध करूँगी कि परिवार के मुखिया के रूप में वह हमारे आज के मुख्य वक्ता और विशिष्ट अतिथि योगेंद्र सिंह यादव जी का औपचारिक स्वागत करें और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। थैंक यू गीता जी। आज के इस वेबिनार के हमारे चीफ गेस्ट लेफ्टिनेंट योगेंद्र यादव जी, मेरे सभी सीनियर कलीग्स, बाकी सभी साथी, यह प्रोग्राम आज 6 कमेटीज के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। उन सभी कमेटियों के कन्वीनर्स और डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे मिलाकर हम सभी योगेंद्र यादव जी को सुनने के लिए बेचैन हैं। समय पहले ही काफी हो चुका है। मैं तो केवल इतना कहूंगा कि शायद हम सभी ने और कॉलेज ने कोई बहुत अच्छे कर्म किए थे जो आज इतना बड़ा भाग्य हमें मिला है कि योगेंद्र जी हमारे सामने स्वयं उपस्थित हैं और उनसे हमें बात करने का मौका मिलेगा। मैं उनका पूरे कॉलेज परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सम्मान करता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू। यह विशेष रूप से मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हम हैं केवल इसलिए क्योंकि आप लोग वहां पर सीमा पर खड़े रहते हैं और हम रात की नींद इसलिए सो पाते हैं क्योंकि रात भर आप सीमा की चौकसी करते हैं। हम एसी में और पूरी सुविधाओं के साथ इसलिए यहाँ जीवन जी पाते हैं क्योंकि आप कठिनाइयों में वहां पर अपना जीवन जीते हैं। कोई शब्द नहीं है और वास्तव में हम उसको एहसास भी नहीं कर सकते जिन स्थितियों में आप वहां पर देश की रक्षा के लिए अनवरत काम करते रहते हैं, सीमा पर खड़े रहते हैं। तो मैं समझता हूं कि यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। करगिल वार क्या हुआ हमने फिल्मों में देखा होगा, कुछ किताबों में पढ़ा होगा, एक सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी, लेकिन यह तो बहुत ही बड़ी बात है, भाग्य की बात है। जैसे मैंने कहा कि आज हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस वो योगेंद्र जी के माध्यम से मिलेगा। और मेरा तो ये मानना है कि ये फिल्मों में जो हीरो हीरोइन होते हैं ये तो फिल्मों के हीरो हैं। सही मायनों में हीरो तो आप जैसे लोग हैं योगेंद्र जी, जो देश के लिए अपने प्राणों की चिंता भी नहीं करते। एक दो बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। अपनी सेना के बारे में, हमारी सेना की विशेषता, हमारी यानी भारत की सेना की विशेषता वो ये है कि हमारे यहाँ जो ऑफिसर्स होते हैं दे लीड फ्रॉम द फ्रंट, वो सबसे आगे रहते हैं और बाकी जो आर्मी के जो दूसरे लोग होते हैं पीछे रहते हैं। पूरी दुनिया में हमारा केवल अकेला ऐसा देश है जहां इस प्रकार की प्रैक्टिस की जाती है। बाकी सब जगह ऑफिसर्स केवल ऑर्डर देते हैं, पीछे रहते हैं और जो सोल्जर्स होते हैं, सैनिक हैं, उनको कहते हैं अरे आगे जाकर लड़ो। उसी का प्रमाण एक योगेंद्र जी। एक बात ये कहना चाहता था। दूसरी बात, यह भावना हमारे अंदर कैसे आती है कि हम अपना सब कुछ जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो भावना इस वजह से आती है कि यह जो देश है इसको हम मिट्टी या पत्थर या केवल एक निर्जीव प्राणी नहीं समझते, इसको हम मातृभूमि बोलते हैं, माता बोलते हैं। मुझे एक पंक्ति अपने बचपन में जो पढ़ी थी, सुनी थी, वो याद आ रही है इस समय। यह कंकड़ पत्थर रेत नहीं, यह तो माता है, माता है। देश के बारे में ये कहा गया कि ये माता है, ये कंकड़ पत्थर रेत नहीं है। तो जो माता के ऊपर आक्रमण करेगा, जो माता के ऊपर को सताएगा, तो उसके लिए तो हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। इसी भावना की वजह से हम सब कुछ अपना न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैंने शुरू में कहा योगेंद्र जी को सुनने के लिए हम बेचैन हैं। हम
पॉलिस परिवार की ओर से उनका पुनः हार्दिक अभिनंदन और सम्मान करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद सर। बिल्कुल हम कम से कम समय लेकर हम उन्हीं को सुनना चाहेंगे। किसी वीर की जो योगेंद्र सिंह यादव जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, उनके नाम के साथ आगे जुड़ा हुआ परम वीर चक्र विजेता, यही उनका एक परिचय जो है हमें मिल जाता है। फिर भी एक औपचारिकता निभाते हुए हम एक औपचारिक परिचय उनका देना चाहेंगे और इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे एनसीसी यूनिट के इंचार्ज लेफ्टिनेंट हरि प्रताप सिंह। धन्यवाद उदिता जी। माननीय प्रधानाचार्य जी प्रोफेसर आर के गुप्ता, जिन्होंने इस कारगिल विजय दिवस की सारी रूपरेखा रखी। हमारे मुख्य वक्ता 18वीं ग्रेनेडियर के लेफ्टिनेंट योगेंद्र सिंह यादव जी, सभी साथियों का मैं पुनः इस प्रोग्राम में एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी जो भारतीय सेना है वो विश्व की सबसे बेहतरीन सेना है, चाहे आप उसका इतिहास चेक करें आज़ादी से पहले का या आज़ादी के बाद का। अगर हम आज़ादी से थोड़ा पहले जाएं तो चाहे हम उसको सारागढ़ी का युद्ध देखें, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, और आज़ादी की अगर बात देखें तो बड़गाम का युद्ध, नौशेरा का युद्ध, 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध और 1984 का सियाचिन युद्ध। जो सियाचिन युद्ध में जो एक सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट थी सियाचिन, और जहां से भारतीय सेना ने उस पोस्ट को हासिल किया और वहां से पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा। शायद ये उनकी यही कुंठा थी कि वो चाह रहे थे कि हम किस तरीके से भारतीय सेना से इसका बदला लें, और इसी को देखते हुए उन्होंने 1999 में ऑपरेशन बद्र शुरुआत किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री और मुजाहिदीन का भी कुछ साथ लेके और अपने सैनिकों को मुजाहिदीन के भेष में भेजकर हमारी जो महत्वपूर्ण पोस्ट थी, जो एक समझौते के तहत हम सर्दियों में छोड़ देते हैं, उन पे कब्जा किया। और वो चाहते थे कि लेह लद्दाख और सियाचिन की जो सेना की सप्लाई चेन है उसको तोड़ दिया जाए और उसके बाद जो है कश्मीर पर समझौता किया जाए। इसी का जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने अपने साहस का परिचय देते हुए ऑपरेशन सफेद सागर स्टार्ट किया, और कई बार हम उसको ऑपरेशन विजय बोलते हैं अपने देश में। और इसी के परिणाम स्वरूप जो युद्ध हुआ, जिसको हम करगिल वार कहते हैं, उस युद्ध में हमारे सेना के कितने असंख्य सैनिकों ने अपने बलिदान दिए, हमारे वीर शहीद हुए, और उसी के बीच एक करगिल वार के बीच जो टाइगर हिल को कब्जाने के लिए एक वीर योद्धा और घातक कमांडो प्लेटून का नेतृत्व करने वाले सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र, सेना के सबसे बड़ा सम्मान जो परमवीर चक्र है, मात्र 19 वर्ष की आयु में पाने वाले पहले भारतीय लेफ्टिनेंट योगेंद्र यादव जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं पीजीडीवी सांधे परिवार में। सर, आपका स्वागत है। आपका जन्म उत्तर प्रदेश बुलंदशहर औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ, और आपने मात्र 16 वर्ष और 5 महीने की उम्र में सेना को ज्वाइन किया। और साथ में आपका अगर परिवार का बैकग्राउंड देखें तो आपके भाई और पिता ने भी सेना में रहकर देश को सेवा दी है। आपके पिता श्री करण सिंह यादव जी ने 1965-1971 के जो युद्ध है जिसमें कुमाऊं रेजिमेंट की तरफ से अपनी सेवाएं दी हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो टाइगर हिल है वो 16,500 फीट पर है, और वो इतनी खतरनाक, दुर्गम, हाड़ कपा देने वाली ठंड, बर्फीली चट्टान और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, जिस पर जाकर आपने अपनी प्लाटून का अपनी जो आपकी कमांडो घातक प्लाटून थी उसका नेतृत्व किया। और उसके बाद जहां तक मुझे ध्यान है आपको 12 गोलियां लगी, लेकिन उसके बाद भी आपने अपने धैर्य, दृढ़ संकल्प व अदम्य साहस का परिचय देते हुए दुश्मन के 3 बंकरों को उड़ाया और उनके इरादों को नेस्तनाबूद किया, और अपनी जो आपकी रीइंफोर्मेंस जो आपकी बैकग्राउंड में जो आपकी प्लाटून की जो टुकड़ी बची हुई थी, और उसको इंफॉर्मेशन पहुंचाई, और उसके साथ ही जो टाइगर हिल पर आपने कब्जा किया, ये बहुत बड़ी जीत है।
और ऐसे भारत माँ के वीर सपूत योगेंद्र यादव जी, जो 18वीं ग्रेनेडियर में सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत है और उनको मानद लेफ्टिनेंट की उपाधि भी दी गई है। सर, आपका आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। हम बहुत धन्य हैं कि हमारे बीच ऐसे वीर सैनिक मौजूद हैं और इस पीजीडी परिवार के लिए बहुत खुशी का पल है। और इस कार्यक्रम में ज्यादा विलंब ना करते हुए मैं आगे के संचालन के लिए उदिता जी को बुलाना चाहूंगा। आप योगेंद्र यादव जी को आमंत्रित करें। धन्यवाद। धन्यवाद हरिप्रकाश। और अब जिस क्षण की हम बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं और सभी इसके लिए उत्सुक हैं, मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय योगेंद्र सिंह यादव जी को कि वह आए और अपने छात्रों को संबोधित करें। सबसे पहले मैं डॉक्टर आर के गुप्ता प्रिंसिपल, तमाम श्रद्धेय टीचर्स, सबके चरणों में नतमस्तक होकर के नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और प्यारे छात्र और छात्राओं, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके सम्मुख हूँ और हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि प्रिंसिपल डॉक्टर आर के गुप्ता ने मुझे मौका दिया कि मैं अपने वीरों की वीर गाथा आप लोगों तक पहुंचा पाऊँ। आप लोग जो इतने अच्छे अच्छे वक्ता आर्यन और न जाने और जो वक्ता थे, उन्होंने जो है लगभग कारगिल का पूरा युद्ध उन्होंने कवर कर दिया है। मैं कुछ एक्सपीरियंस बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि एक इंसान के अंदर वो कहाँ से क्या चीज, वो कैसे भाव, जैसे प्रिंसिपल साहब ने बताए, कैसे उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले मैं आप सबका ऋणी हूँ। ये पूरा समाज और राष्ट्र आपका ऋणी है, छात्र अध्यापक वर्ग का ऋणी है, क्योंकि आपके बदौलत ही हम ये सब कुछ कर पाते हैं। ये टीचर ही होता है, वो अध्यापक, वो गुरु ही होता है कि जो एक कुम्हार की तरह मिट्टी को एक मजबूत बर्तन के रूप में घड़ता है और इतना सामर्थ्यवान बनाता है कि उसमें कोई भी वस्तु संग्रह की जा सकती है। अध्यापक, वो गुरु, वो एक माली होता है जो एक झाड़ वाले वृक्ष को काट छांट करके एक सुंदर वृक्ष के रूप में तब्दील करता है। तो वो सारे गुण आप लोगों ने हमारे अंदर भरे और उन गुणों की बदौलत ही वो शक्ति बढ़ती चली गई एक आंतरिक और शारीरिक रूप में, जिसकी बदौलत मैं वो कारगिल युद्ध के दौरान ये सब कुछ कर पाया। गुरु के बिना कुछ चीज संभव नहीं है। तो इसलिए पुनः मैं तमाम उन गुरुओं को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जैसा कि अभी बताया कि मेरा परिवार एक फौजी परिवार रहा है। पिता ने 65 और 71 की युद्धों की दास्तानों को हमको सुनाया है। तो उन्हीं दास्तानों को सुनते सुनते बड़े हुए और मन के अंदर वो भाव और भावनाएं जागृत होगी कि मुझे भी पिता के पद चिन्हों पर चल करके राष्ट्र सेवा में कार्य करना होगा, उनके उस रास्ते पर चलना है। तो बस ऐसे ही 12th क्लास का छात्र था, मन में वो विचार थे, भाव थे, तभी सेना की भर्ती निकली और मैं सेना के अंदर भर्ती हो गया। भर्ती होकर के भी उस रेजिमेंट में गया जिस रेजिमेंट का अभी इतिहास स्कूल के अंदर किताबों में पढ़ करके बड़ा हो रहा था। CQMH अब्दुल हमीद, जिसने 1965 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान के 8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया था। पाकिस्तान को बड़ा गुमार था उन अपने पैटर्न टैंकों के ऊपर। ये अमेरिका से पैटर्न टैंक लिए गए, अभी हमें कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन साथियों, आपको ये बताना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी तो दुनिया बहुत बना लेगी, लेके आ जाएगी, लेकिन ये जिगर कहाँ से लेके आएगी? और ये जिगर हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा होने वाले सैनिकों के अंदर ही होता है। उन्होंने दिखा दिया कि आपके पास कितने ही पैटर्न टैंक क्यों ना हो, लेकिन हिंदुस्तानी सैनिक के जिगर के आगे सब कुछ आपका ध्वस्त है, धूमिल है, और धूमिल करके दिखाया भी। 1971 में मेजर होशियार सिंह, जो कि बसंतर का युद्ध उन्होंने लड़ा और बसंतर के युद्ध में दिखा दिया कि एक हिंदुस्तानी योद्धा किस प्रकार से अपने राष्ट्र की रक्षा, सुरक्षा, एकता, अखंडता को बना सकता है। और उसके
उसके लिए जो कैसे प्रतिबद्ध है और अपने उस प्रतिबद्धता के कारण अपने प्राणों की आहुति तक दे सकता है। तो ऐसे इतिहास वाले रेजिमेंट में मैं गया, ग्रेनेडियर रेजिमेंट के अंदर। तो एक संस्कार और संस्कृति बहुत बड़ी ताकत देती है कि इंसान को एक आंतरिक ऊर्जा को संचारित करती है और उसमें आपके मन और बल दोनों को बढ़ाती है। मन और बल बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली हमारा फिजिकल बल भी बढ़ना शुरू हो जाता है। ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग करने के बाद मैं कश्मीर में पोस्टिंग हुआ। 1-1.5 साल का समय वहां पर बीता और वर्ष 1999 में कारगिल शुरू हो गया। जब कारगिल शुरू हुआ तो मैं शादी करने के लिए घर आया हुआ था। 5 मई की मेरी शादी थी। 20 मई को मैं वापस लौटा तो मेरी पलटन तोलोलिंग पहाड़ी पर युद्ध लड़ रही थी। मन में बचपन से एक ही खुमार था कि युद्ध लड़ना है। आज वो सपना साकार होता जा रहा था। 22 दिन तक उस तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर मेरी बटालियन ने युद्ध लड़ा और उस तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर 2 अफसर, 2 जूनियर कमीशन अफसर और 21 जवानों को खो करके 12 जून 1999 को पहली सफलता के रूप में वो तोलोलिंग पहाड़ी को प्राप्त किया। उसके बाद अलग अलग सेक्टर के अंदर हिंदुस्तान की सेना की टुकड़ियों ने सफलताओं का सिलसिला शुरू कर दिया और हमारी हर जगह पर, हर क्षेत्र में विजय पताका फहराने लगे। हमें वापस दूसरे टास्क के लिए चुन लिया गया। दूसरा टास्क था टाइगर हिल को फतेह करना। टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी जिसकी ऊंचाई लगभग 17,000 फुट, जहां पर ऑक्सीजन नहीं, बहुत कम मात्रा में थी और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में दुश्मन का सामना करना है और सबसे बड़ी चीज थी कि मौसम को परास्त करके नीचे से ऊपर चढ़ करके जाना है। दुश्मन ऊपर बैठा हुआ है तो वो एक हौसले और साथियों के सहयोग से, ट्रेनिंग की दक्षता से वो सब कुछ हमारे अंदर आता चला गया। और जैसा कि कहा भी जाता है कि सबसे बड़ा जो गुरु होता है वो वक्त होता है, समय होता है। समय और परिस्थिति इंसान को बहुत कुछ सिखा देती हैं, बता देती हैं। तो हम सीखते जा रहे थे दिन प्रतिदिन और उसी सीख के अनुसार अपने आप को उसके लिए तैयार करते जा रहे थे। हमें आखिरकार टाइगर हिल पर चढ़ने का जब आदेश मिला तो एक घातक प्लाटून थी जिसका मैं सदस्य था। मैं आप छात्र छात्राओं को ये बताना चाहता हूं कि व्यक्ति की पहचान किसी औहदे या रैंक से नहीं बल्कि उसके कर्म से होती है, उसके कार्य से होती है। मैं कोई विशेष शक्ति लेकर के धरती पर पैदा नहीं हुआ बल्कि आप ही की तरह एक आम इंसान हूं और ना ही कोई विशेष योग्यता थी जिसके तहत मैं फौज में भर्ती हुआ, बल्कि एक आम सैनिक प्रोसेस के द्वारा भर्ती हुआ आम सैनिक था। लेकिन 22 दिन के तोलोलिंग के युद्ध के दौरान हम 15 जवानों की एक टीम थी जिसका काम था जो हमारे फ्रंट में जो जवान लड़ रहे हैं उनके पास अम्युनिशन और राशन पानी पहुंचाना। ये काम बहुत कठिन था। 15 जवानों की टीम में से हम 3 जवान ऐसे थे जो कंटिन्यू 22 दिन तक लगातार चलते रहे। सुबह 5:30 बजे चलते थे, रात को 2:30 बजे ऊपर टॉप पर पहुंचते थे, फिर 2 घंटे में वापस भी आते थे। दिन रात बिना थके चलते रहे और उसी काम की बदौलत हम तीनों जवानों की पहचान बनी कि ये जवान फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं और इनको इस टीम के अंदर शामिल किया जाए। इस प्रकार से मैं उस कमांडो टीम के अंदर शामिल हुआ। तो कमांडो टीम को ही टाइगर हिल के ऊपर सबसे पहले हमला करना था। 1-2 दिन का रिहर्सल का समय मिला, फिर हमने आखिरकार 2 जुलाई को चढ़ना शुरू किया। साथियों, उस पहाड़ी पे सिर्फ रात को चढ़ सकते थे, दिन में नहीं। दिन भर चलते थे, रात भर पत्थरों में छुपे रहते थे, फिर रात भर चलते थे, फिर दिन भर पत्थरों में। तो इस प्रकार से हमने 2 रात और 1 दिन, -20 डिग्री टेम्परेचर, ऊपर से दुश्मन की भारी गोलाबारी, बर्फीला तूफान, इन सब को पार करते हुए हिंदुस्तान के ये जवान कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाते हुए उस शिखर पर चढ़ते चले गए। मुझे याद है तीसरी रात का वो मंजर कि जब हम रस्सियों के सहारे एक दूसरे का हाथ पकड़ करके ऊपर की तरफ चढ़ते जा रहे थे, तभी दुश्मन ने इधर दोनों तरफ से ऐसे फायरिंग कर दिया
जिससे हमारा रास्ता कट ऑफ होकर केवल 7 जवान हम ऊपर चढ़ पाए। और जब ऊपर चढ़े तो बिल्कुल 8-7 मीटर का प्लेन स्पेस, सामने दुश्मन के बंकर्स। हम सातों जवानों ने जाकर के अंधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। तो वहां से टाइगर हिल टॉप मात्र 50-60 मीटर रहा होगा। उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान की फौज यहां तक पहुंच गई है। इतना जबरदस्त हमारे ऊपर फायरिंग किया कि हम ऐसी परिस्थिति में थे कि एक कदम आगे रखते हैं तब भी हमारी मौत है, और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हमारी मौत है। हिंदुस्तान का सैनिक मौत को मार करके जीता है। अब ये तो हमें पता था कि मरना ही तो है, मरने से पहले जितने ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानियों को मार सकते हैं हम मारेंगे। इसी सोच के साथ हमने आगे की तरफ दौड़े, उनके बंकर्स में जा घुसे, उनकी डेड बॉडियों को निकाल करके बाहर फेंका और 5 घंटे तक हम उनके ऊपर फायर करते रहे। हम चारों तरफ से घिर चुके थे, अम्नेशन भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा था, लेकिन एक हौसला था, हिम्मत को टूटने नहीं दिया। एक विश्वास था कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे हर हाल में। और दोस्तों ये सत्य है, अगर आपके मन मस्तिष्क के अंदर जो सोच पैदा हो गई है, जो आपका वो यहाँ पर विजुअलाइजेशन, जो एक चित्र आपके अवचेतन मस्तिष्क में छप गया है, हमारी बॉडी उसी प्रकार के हार्मोन्स पैदा करती है। और जिस प्रकार का बॉडी के अंदर हार्मोन्स होगा, उसी प्रकार की सोच, उसी प्रकार के भाव, उसी प्रकार की एनर्जी हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। तो तभी अम्नेशन खत्म होने लगा तो हमने दोबारा से सोच बनाई, एक प्लान बनाया कि यार इनको ज्यादा से ज्यादा हम कैसे मार सकते हैं। हमने सोचा कि यार इनको अभी अपना फायर बंद करते हैं ताकि ये दुश्मन पत्थरों से बाहर निकल करके आए। तो कहा जाता है कि लव और वार, इसमें सब कुछ जायज होता है, इसमें चालाकी, धोखा, सब कुछ। तो धोखा हमने देना चाह रहे थे ताकि उनको ये लगे कि यार इनका अम्नेशन खत्म हो गया, ये मर गए हैं। तो हमने फायर बंद किया। उनके 20-25 मिनट तक जब हमारा फायर नहीं हुआ, तब उनके 10-12 जवान निकल करके आए, उनको ये देखने के लिए कि शायद हम जिंदे हैं या मर गए हैं, कितनी संख्या में हैं। तो जैसे सामने से वो आए, हमने आपस में कोऑर्डिनेशन किया था, एक साथ उनके ऊपर फायर खोला, उनमें से 1-2 बचा होगा, सबको मौत के घाट उतार दिया। अब उन्हीं का अम्नेशन, उन्हीं का राशन पानी लेकर के हम फायर करने लगे। विदिन 30 मिनट फिर 35 से 40 पाकिस्तान के जवानों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, और हमला इतना जबरदस्त कि 20 मिनट तक हमें सर नहीं उठाने दिया। फिर ऊपर से पत्थर फेंके, ग्रेनेड फेंके, और धीरे धीरे अल्लाह अकबर के नारे लगाते लगाते हमारे नजदीक आ गए। दोस्तों मैंने वो मंजर भी देखा कि हर पल मेरा एक साथी माँ भारती के लिए अपने प्राणों का बलिदान करता जा रहा था। लहू की वो आखिरी कतरा भी अपने देश के लिए समर्पित करता चला जा रहा था। मैं देख रहा हूँ कि मेरा एक साथी मेरे सामने बैठा था, उसको यहाँ पे गोली लगी, यहाँ से उसकी खून की फुहारें छूटती चली गई। हाथ पकड़ा, कुछ नहीं बोला। बगल में बैठा मेरा ट्रेनिंग का साथी, उसको ऐसे सीने में ब्रस्ट लगा, वो भी मेरी गोद में आकर के लेट गया। मेरे तमाम साथियों के ऊपर इस तरह से आकर के हमको घेर लिया। वो पल, ऐसा मंजर, एक ही पल के अंदर सब कुछ खत्म। मैं भी उनकी तरफ से मर चुका था। उन्होंने आकर के रीचेक करने लगा तो मैं बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं हुआ था कि सुन ना सकूं, देख ना सकूं। उसने फर्स्ट में आकर के यहाँ पे गोलियां मारी, जांग में मारी, नीचे पैर में मारी। गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा, देखता रहा कि यहाँ से धुआं निकल रहा है। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं। तब फिर एक मन के अंदर विश्वास पैदा किया कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक भी नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। और उसी विश्वास की बदौलत आज मैं आपके सम्मुख भी बैठा हूं। फिर काफी देर तक उन्होंने बहुत सारी यातनाएं दी, बूट की ठोकरें मारी। फिर हमारा नीचे एक मस्को वैली के तरफ से, जिधर से हम चढ़ करके आते, वहां एक पोस्ट था हमारा। तो मस्को वैली उनका बेस कैंप था। उसको मैसेज पास किया कि हिंदुस्तान का नीचे जो पोस्ट है, इसको इसके ऊपर हमला कर दो। तो जैसे ये आवाज मेरे कानों तक पड़ी, मुझे लगा आज तो मेरी पूरी टीम शहीद हो जाएगी। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतनी जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं। तो कहते हैं कि अगर निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा हो तो परमपिता परमेश्वर भी साथ देता है। मैं चुपचाप पड़ा रहा।
फिर उन्होंने दोबारा से गोलियां मारी, तो एक वेपन उठा रहा था, एक गोलियां मार रहा था, उसने फिर वापस आकर के गोलियां मारी, फिर बाजू में पैर में गोली मारी, और जब उसने लास्ट सीने की तरफ राइफल करी तब लगा यार अब नहीं बचूंगा। जैसा कि अभी प्रिंसिपल साहब ने बताया कि ये मिट्टी और कंकड़ की जमीन नहीं है, बल्कि एक सजीव मिट्टी है। ये माँ है हमारी, इसमें आत्मा है, और माँ अपने बेटों की वीरता, शौर्य और पराक्रम को कभी दफन नहीं होने देती है। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। शायद उसने मुझे वो माध्यम चुना होगा जो उसके बेटों ने वीरता, शौर्य और पराक्रम दिखाते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, तो उनकी वीरता को दुनिया तक पहुंचाया जा सके। और कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई। यहाँ पर पर्स रखा था, पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के भी थे। जब उसने गोली चलाई तो जाकर के सिक्कों पे लगी रिकोचिट हुई। गोली के धक्के से मुझे आभास हुआ कि मैं मर गया हूँ। अगले ही पल पाकिस्तान का सैनिक आकर के मेरा AK-47 उठाया, वापस मुड़ा, शायद उसका पैर मेरे पैर से टकराया तो मुझे लगा कि शायद मैं तो जिंदा हूँ। और तब एक अंतर्मन से आवाज आई कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो मरेगा भी नहीं। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था, मैंने अपना ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल करके उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया, तो कोट के अंदर हुड लगे हुए थे, हुड के अंदर वो ग्रेनेड जा गिरा। तो जब तक ग्रेनेड को निकाल पाता ग्रेनेड फट गया, यहाँ से उसका पूरा सर उड़ा, एकदम से हमारे ऊपर आकर के गिरा। मैंने तुरंत उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, लेकिन मेरा हाथ तो हिला ही नहीं। इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी, ये कंधा कंधा हिला सिर्फ। एक हाथ से राइफल को उठाया, वहां से ऐसे ब्रस्ट फायरिंग किया तो 4-5 पाकिस्तानियों को मौत के घाट सुला दिया। इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से, चौथे से, 4-5 जगह से जब फायर किया तो वो एकदम से उनमें खलबलाहट मच गई कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से फौज आ गई है, और उनके हौसले परस्त हो गए। वहां से वो भाग खड़े हुए। 3-4 मीटर रेंगता हो गया, आगे जाके देखता हूँ सामने उनके लंगर चल रहे, उनका लिविंग टेंट लगे हुए, उनके सपोर्टिंग जो वेपन थे, उनका डिप्लॉयमेंट, ये सब कुछ देखने के बाद, क्योंकि जहन के अंदर एक ही पागलपन था, अपने साथियों को बचाना। फिर मैं वापस आया तो अपने साथियों के पास पहुंचा, लगा कि शायद इनमें से हो सकता है मेरी तरह कोई जिंदा होगा। तो आकर के एक एक को देखने लगा, पूरा किसी का सर फटा हुआ था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए थे। बहुत देर बैठ करके रोए। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, पहाड़ी पहाड़, ये भी पता नहीं कि हिंदुस्तान कहाँ है, पाकिस्तान किधर है। 19 साल की उम्र, 2.5 साल की सर्विस, न उम्र का तजुर्बा। सोचता रहा। ये हाथ की हड्डी जब आपस में टकराने लगी तो असहनीय पीड़ा होने लगी। इस हाथ को ऐसे बांधने की कोशिश करने लगा, हाथ बंधा भी नहीं। फिर सोचा कट गया, तोड़ करके फेंक देता हूँ। तोड़ने की कोशिश करी, टूटा भी नहीं। फिर इसको कमर पे डाला, पीछे कमर पे फंसाया। तभी एक ऐसी आवाज थी, इसने बोला बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। तो बिना कुछ सोचे समझे नाले में लुढ़क गया। लुढ़कते लुढ़कते जब बहुत नीचे पहुंचा तो एकदम से गड्ढा आ गया। एक हाथ से पत्थर पकड़ करके लटका हुआ था। तो मुझे लगा यार मैं तो पाकिस्तान की तरफ आ गया हूँ। तो नीचे देखा, मेरे साथी थे, उनको आवाज दिया, वहां से निकाल करके लेके गए। जैसा आप चलचित्रों के माध्यम से देखते हैं कि कोई हथगोला फटता है तो उसका पूरा ड्रेस चीथड़े हो जाता है, सेम कंडीशन थी। कोई नहीं कह रहा था कि जिंदा रहेगा, सबको था कि थोड़ी बहुत देर के बाद में मर जाएगा, लेकिन मेरे अंदर विश्वास था कि मैं जिंदा रहूंगा। मैं उनको बोला सर कुछ नहीं होगा, सिर्फ पोस्ट को बचा लीजिए। यह दिन का 1:30-2 बज रहा था। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर को बताया कि इस प्रकार से एक जवान बच करके आया, और ये सूचना हमें बता रहा है। साथियों, पहाड़ियों पर चढ़ना बहुत आसान होता, लेकिन उतरना बहुत मुश्किल है। उन्होंने आदेश दिया कि इस जवान को जल्दी से जल्दी मेरे पास पहुंचाओ। जवान मुझे कंधे पे डाल करके पीछे की तरफ लाने लगे। फर्स्ट एड तो हुआ था, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ था। जब उनके पास पहुंचा तो दिखाई देना बिल्कुल बंद। बेटा मेरे को पहचानते हो? मैं कहा सब आवाज सुनाई दे रही लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। बोला मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। मैं कहा जय हिंद साहब, बहुत तेज सर्दी लग रही है। अभी उन्होंने बोला बेटा कुछ बता सकता? मैं कहा हाँ साहब बता सकता हूँ। तो ऊपर की तमाम घटनाक्रम बताया, और घटनाक्रम बताने के बाद उन्होंने लास्ट में पूछा डिपार्टमेंट टर्मिनेशन और फील्ड पट्टी की है, क्यों खाने के लिए नहीं चाहिए? मैं कहा सर खाने के लिए भूख ही नहीं लगती है। साथियों
एक बड्डी पेयर 72 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया था। पार्ले जी वाला बिस्कुट का पैकेट था, सिर्फ आधा बिस्कुट का पैकेट खा पाए थे, आधा तो बैलेंस था। अभी फिर डॉक्टर ने आकर के इंजेक्शन लगा दिया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर, और वहीं पर मुझे सूचना मिली कि उसी रात को दोबारा से मेरी टीम ने हमला किया और बिना कुछ कैजुअलिटी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। मुझे भी वहां से बेस हॉस्पिटल दिल्ली रेफर कर दिया, और 16 महीने के ट्रीटमेंट के बाद मैं वापस आज भारतीय सेना में सेवारत हूँ। आप लोगों के बीच हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, बहुत गर्व की बात है। मैं अपने आप में बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज इतने बड़े विद्वानों के सानिध्य में अपने इस वक्तव्य को दे रहा हूँ, उन वीरों की वो दास्तान सुना रहा हूँ। मैं आप सबका पुनः नमन करता हूँ, आप सबको वंदन करता हूँ, और आखिर में आप सबका हृदय से धन्यवाद भी करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। तो कहते हैं कि कर्मवीर को कोई रोक नहीं सकता है करने से, और उसको कौन मार सकता है जो कभी ना डरता हो मरने से। और हर हिंदुस्तानी के हृदय के अंदर एक ही भाव होते हैं, ये सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा, हमारा शौर्य ध्वज लेकर वो चंद्रयान गाएगा। हमारे प्राण माता भारती के पग समर्पित हैं, हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा, हिंदुस्तान गाएगा। जय हिंद, जय भारत। पुनः सभी को नमन, जय हिंद। धन्यवाद योगेंद्र जी। मेरे पास शब्द नहीं है। मैं पहली बार महसूस किया है जिसको कहते हैं रोंगटे खड़े होना क्या होता है। मैं झुक कर हाथ जोड़कर आपको नमन करती हूँ। और मतलब आपने सुनाया है, उसके बाद भी हमारे लिए कल्पना करना ही मतलब, और जैसा कि आपने बताया जिस परिस्थितियों से आप गुजर के आज आप हमारे सामने बैठकर हमें अपनी वो सुना रहे हैं, और उसके बाद भी वही जज्बा रखे हुए हैं कि हमें देश की सेवा करते रहना है। हम लोगों के लिए अकल्पनीय है एक 19 साल का लड़का। हमारे यहाँ विद्यार्थी बैठे हैं, मैं विद्यार्थी को कहना चाहूंगी कि ये समझ लीजिए जिस वक्त जो आप बैठे हैं उस एज में ये जज्बा रखना कि साथी आपके साथ में गिर के, मतलब मैं सोच भी नहीं पा रही कि आपके मर के आपके साथी आपको छोड़ते जा रहे हैं, आपका हालत खराब है, पर फिर भी आपके दिमाग में केवल एक यही बात है कि मैं किस तरह से अपने और साथियों को बचा लूं और देश को बचा लूं। हम लोग मैं बार-बार नमन करना चाहूंगी आपको, अपने पूरे सैन्य बल को नमन करना चाहूंगी। और यहाँ पर मैं आपको सुनने के बाद हमारे बहुत से स्टूडेंट्स, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम स्टूडेंट से पूछते हैं कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं हम आर्म्ड फोर्सेस में जाना चाहते हैं। मैं चाहूंगी कि हमारे स्टूडेंट्स में जज्बा बना रहे, और आप लोग जो हमारे लिए कर रहे हैं, हम कृतज्ञ हैं आपके, और हम ऋण मुक्त नहीं हो सकते, हम ऋणी हैं आप लोगों के। और मैं पूछना चाहूंगी, क्या अगर मयंक जी से पूछना चाहूंगी, क्या कोई स्टूडेंट कोई प्रश्न पूछना चाहता है? मैं पूछना चाहूंगी योगेंद्र जी से, क्या आप कुछ समय दे पाएंगे तो हम प्रश्न लें, नहीं तो मैं समझ सकती हूँ आपकी व्यस्तता। मैम अभी जाना, निकलना है मुझे अभी। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, बिल्कुल आप इससे जुड़े हैं, तो हम प्रश्न का सेशन रहने देते हैं, और आपको सुनने के बाद कुछ हम बोलने की स्थिति में नहीं है। मैं रेणुका जी, कल्चर एंड एथिक्स सेल की संयोजिका हैं रेणुका जी, उनको आमंत्रित करती हूँ औपचारिक थैंक्स के लिए। रेणुका जी। योगेंद्र जी, आपको धन्यवाद। और जैसे हमारे प्रिंसिपल ने और उदिता जी ने कहा कि मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते, हम बहुत सारी किताबें या आर्टिकल्स हमने पढ़ी हैं करगिल युद्ध के बारे में, पर उनसे हम बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते जो आपने अपना अकाउंट बताया है। उससे ये पता चलता है कि आपने किस तरह से ये जो पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म की बात हम करते हैं, आप उसको जीते हैं। यू आर अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट, सोल्जर्स लाइक यू। और हम इटर्नल ग्रैटिट्यूड आपको
शो करते हैं, क्योंकि आपका अकाउंट सुन के मतलब जैसे उदिता जी ने कहा रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि हमने कभी ये इमेजिन नहीं किया होगा कितने मुश्किल स्थिति में। हमको पता है करगिल में, सियाचिन में, टाइगर हिल्स में सब जीरो टेम्परेचर में आपने किस तरह से ऊपर हाइट्स पे गए होंगे, और आप कहते हैं कई बार दिन में आप ऊपर नीचे करते थे, और किस तरह से आपने वो अपना अकाउंट, और मैंने पढ़ा भी है कि आपने 12 बुलेट्स के बाद भी आपने मिराक्युलस आपका सर्वाइवल था। वी आर थैंकफुल कि आप हमारे बीच में हैं, और आपके जैसे सोल्जर से हमें और हमारे स्टूडेंट्स को इंस्पिरेशन मिलती है। इतनी मतलब हम आज बहुत ही फॉर्चुनेट हैं कि आप हमारे बीच में हैं, आपने टाइम निकाला। और आपने एक दो चीजें बोली जो मतलब मुझे बिल्कुल मेरे दिमाग पे लास्टिंग इम्प्रेशन होगा, कि आपने कहा कि पाकिस्तान के पास टैंक्स हैं, अमेरिकन टैंक्स हैं, पर जब टैंक्स में सोल्जर की जरूरत होती है, और जैसे आपने कहा जो इंडियन सोल्जर है उसमें जो जज्बा है उसको मैच नहीं कर सकता टेक्नोलॉजी, और टैंक्स उसका मैच नहीं है। ये मुझे लगता है आपने बिल्कुल सही कहा। और ये भी बात याद रहेगी कि आप कह रहे 22 दिन 22 डेज सब जीरो टेम्परेचर्स में, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी थी, स्नोई स्लोप्स थी, वहां पे ये जंग जीती है हमारे सोल्जर्स ने। रिमार्केबल, और ये हमें याद रखना है। बिल्कुल अपनी जान की परवाह नहीं आपने की, और एंड तक जैसे आपको अपनी जान की परवाह नहीं थी, आप कमांडिंग ऑफिसर को इंफॉर्मेशन देना चाहते थे ताकि नेशन जीते। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने आज हमारे साथ टाइम स्पेंड किया, और हमें सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स को इतना इंस्पायरिंग अकाउंट दिया, ट्रू टू लाइफ फर्स्ट हैंड अकाउंट दिया, जो हम हमेशा याद रखेंगे। और थैंक्स टू यू, आज के बाद आई एम श्योर जितने भी लोग यहाँ, इनके लिए करगिल कॉन्फ्लिक्ट एक लाइन नहीं होगी, हम हमेशा इसको याद रखेंगे और हम आपको याद करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच। और एंड on behalf of the Culture and Ethics team, on behalf of all the committees, on behalf of the college, I thank you for sparing the time